Hello, dear friends. So this is Heart to Heart Show. We are doing it from Medanta regularly, and we are connecting with our senior physicians from around the Delhi NCR and sometimes even beyond. Like this time, we are having two very senior physicians from Agra, Dr. Rajiv Kishore and Dr. Rajkumar Gupta. Both are associated with us for so many years, and they are very experienced doctors. So we'll have their reviews also. तो आज हम डिस्कस करेंगे एंजियोप्लास्टी एंड बियॉन्ड मींस देयर आर सो मेनी पेशेंट्स हु आर कमिंग विद हार्ट डिजीज जिनको हम स्टैंड लगाते हैं एंजियोप्लास्टी करते हैं. सम पेशेंट गो फॉर बाईपास. सो हार्ट अटैक पेशेंट्स और हार्ट डिजीज पेशेंट्स इनको उसके बाद में आगे क्या सावधानी रखनी है, कैसे लाइफ लीड करनी है, आगे क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, दोबारा आगे कुछ प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इस सब के बारे में डिस्कस किया जाए. सो वी विल हैव expert opinions from Dr. Rajiv Kishore and Dr. Rajkumar Gupta also. So, Dr. Rajiv Kishore, can you give us some idea on your patients who are coming with heart disease? Do you feel India में काफी ज्यादा हार्ट डिजीज हो रही है पेशेंट्स को, एंड इट्स अवेयरनेस इज आल्सो लेस. सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस? पेशेंट्स कितना अवेयर हैं अपनी हार्ट डिजीज के लिए? See, thank you. See, over the years, like maybe I've been practicing for maybe 40 plus years, and the change we have seen is that initially people were not that amenable to advice. इतना समझते नहीं थे सीरियसनेस बात की. सब लोग अपने घर में या परिवार में या आसपास कहीं देख चुके हैं किसी को एपिसोड होते हुए, प्लस कोई मोर्टेलिटी भी हुई है. इनफैक्ट अगर किसी की अगर बैड आउटकम होता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है. अगर खाली मॉर्बिडिटी में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता उसके ऊपर, कोई सोचता है अरे तो गए थे ठीक होके आ गए. सो अगर कोई मोर्टेलिटी हुई है तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. बट पीपल आर मोर अवेयर टुडे. पीपल आर मोर अवेयर ऑल्सो. दे कीप गूगल बाबा इज देयर प्लेस, दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस. ये क्या चीज है, ऐसा क्यों होता है, क्या इसका वो है क्या नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है कि कंफर्ट जोन में आदमी चला जाता है. प्रॉब्लम क्या है कि एक बार हमने उसको कर दिया, आपने प्लास्टिक कर दी, बाईपास कर दिया, बट आदमी सोचता है कि नाउ आई एम बिकम अ सुपरमैन. तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दैट हैज टू बी डेल्ट विद. यू हैव टू कीप हैमरिंग टू द पेशेंट. See, something has been done to you, but you have to go in for, see, optimum medical treatment, OMT has to be there. You have to continue drugs because that is a lifelong phenomena. और आपको जो भी atherosclerosis हुआ है, that is a systemic disease. And we have to cover the other risk factors like maybe hypertension, dyslipidemia, thyroid, whatever. So you have to keep covering obesity. So all these things have to be taken in mind. And you have to live a good, regular lifestyle and all that, eating habits, exercising. बट वो सबसे पेशेंट क्या है कि 2 महीने बाद जब आता है करा के, आपके यहाँ कुछ करके आता है, आपके यहाँ आया फॉलोअप में 2 महीने तो बड़ा लाइन पे रहता है. वो बड़ा हर चीज बड़ा गौर से करता है, सब करता है. बट आफ्टर 2 मंथ्स ही स्लाइड्स बैक इनटू द कंफर्ट जोन. अब वो कंफर्ट जोन में क्या होता है कि फिर वो तो नॉर्मल सा हो जाता है. अरे वो डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं, करते रहते हैं. Dr. Praveen ji is there. Okay, Praveen ji. Yeah. Hello. Nice to. How are you? Can you hear me? Yeah, definitely. You are visible. I heard what you are saying. I think these are very important points. So gently इन लोगों को थोड़ा समझाते हैं. जी. और this is the aim of this program. Dr. Nagendra Chauhan से तो आप मिले ही हुए हैं. जी. So he will be continuing this along with my other colleague. So I'll be there for some time now, and then maybe I have to delink. तो आप लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे. राजकुमार, हाउ आर यू? फाइन सर. ठीक, बढ़िया. तो आप लोग जो है मतलब यू आर हियर. थैंक यू वेरी मच. एंड सो व्हेनेवर दे आर रेडी वी कैन स्टार्ट. नो, वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी. हां. तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है शायद. जी. नहीं, स्टार्ट हो गया. वी हैव स्टार्टेड सर. अच्छा, ओके. हाँ, तो वी हैव टू जस्ट इम्प्रेस अपॉन द पेशेंट कि दिस इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज. अगर कुछ है तो आपको कुछ ना कुछ इसको, सब डिसिप्लिन हैज टू बी फॉलोड. मेडिसिन तो आपको टाइम पे लेना ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, रेगुलर फॉलोअप्स. बट और ये डजंट ग्रांट यू इम्यूनिटी. आदमी क्या समझता है, मुझे एंजियोप्लास्टी होगा, बाईपास होगा, ना इम्यून, अब मुझे कुछ नहीं होगा. वो कुछ आसपास के घर वाले भी, पड़ोसी भी खबर देते हैं अब तुम्हारा हो गया भाई, मस्त रहो, अब तो खाओ पियो मौज करो, अब कुछ नहीं होना है. सो दैट इज अ वेरी बैड थिंग. तो कंफर्ट लेवल को स्लाइड डाउन करने के लिए वो रोकना पड़ेगा. दैट पेशेंट शुड बी फुली अवेयर कि आई हैव टू कंटिन्यू सम थिंग्स लाइफ लॉन्ग. दैट इज लाइफस्टाइल हैज टू बी कंटिन्यू, ईटिंग हैबिट्स, मेडिसिन लेना ही है, फॉलो अप करना ही है. यू हैव टू बी केयरफुल, अलर्ट. इट इज डिजीज इज कैरिंग ऑन. मे बी अगली बार किसी और सिस्टम पे जोर दे जाए डिजीज, किडनी पे कर जाए, ब्रेन पे कर जाए, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज. मतलब आपको डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस है तो है. अब तो कोरोनरी आर्टरीज पतली हैं, पहले ब्लॉक हो गई,
सो ये थोड़ा सा काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। एक्चुअली वी डोंट हैव टाइम, वी सी पेशेंट, तो उसका थोड़ा सा काउंसलिंग का सिस्टम कोई जरा यहाँ पर इतना बढ़िया नहीं है। और पेशेंट क्या कहता है हमने फीस आपको दी, हम आपसे ही बात करेंगे, हम उससे काउंसलर से नहीं बात करते। सो बड़ा मुश्किल है समझाना, बोले ये कौन आ गए, हम इनसे नहीं बात करते। तो वो सुनते ही नहीं उसकी बात ढंग से। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि पेशेंट को हर किसी को काउंसिल करें ढंग से। तो ये थोड़ा एक अनमेट नीड्स हैं इसकी एक्चुअली। फॉरेन कंट्रीज में बड़े वीडियो बड़े अच्छे आते हैं इसके, बट इज यू हैव टू, अच्छा नंबर ऑफ पेशेंट्स कम है, दैट इज अ प्लस पॉइंट दे हैव, लिमिटेड पेशेंट्स। तो वो अपने फिर डॉक्टर के वहाँ पे थ्रू के पेशेंट आता है, ज्यादा नहीं है। सही बात है। वीडियो फिल्म देख के आता है, सब चीज काफी कुछ ज्ञान बटोर के आता है। और यहाँ क्या हाफ बेक ज्ञान मिल जाता है इनको इधर उधर के गूगल बाबा से, तो वो और परेशान करते हैं हमें। तो ये थोड़ा सा वी हैव टू, मतलब our duty actually lies not only in the pre-emptive stage but post procedure भी हम लोग का काफी एक बनता है हम लोग तो का डॉक्टर कि। राजीव, आई थिंक यही हम लोगों का एम था जी कि हम जी लोग पेशेंट्स, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसको बहुत सारे करीब 1,000 पेशेंट्स आर ऑलरेडी ऑनलाइन, दे आर वाचिंग दिस, सो जी जी वी आर गोइंग टू गिव देम प्रॉपर एडवाइस दैट हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास हो गया, तो जी उसके बाद उनको क्या करना है ये हम लोग सिस्टमेटिकली बता देते हैं आज, जी इन जी टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, कि कितने फ्रिक्वेंटली इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कौन कौन से टेस्ट ज्यादातर करते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल एग्जामिनेशन एंड अदर थिंग्स, शुगर कंट्रोल, एंड वो सारी बातें बताएंगे। तो नागेंद्र, आई थिंक वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप कि हम क्या क्या चीजें, इन्वेस्टिगेशंस कैसे एडवाइस करते हैं, क्या हम लोगों के टेस्ट होने चाहिए, और हमें कौन सी मेडिसिन कब तक खानी है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है? या तो सबसे पहले नागेंद्र, आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑन द पोस्ट पीटीसीएच, यानी एंजियोप्लास्टी करने के बाद या बाईपास करने के बाद कब उनको चेकअप कराना चाहिए और क्या क्या टेस्ट करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है सभी पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर राजीव किशोर वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि वट एवर वी आर डूइंग इन एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, एक्चुअली जो ब्लॉकेज बन गए हैं उसको हम क्लीन कर दे रहे हैं या उसमें नई नसें लगा दे रहे हैं। जिस वजह से ब्लॉकेज बन रहा है वो बीमारी आपकी बॉडी में अभी भी है, उस वजह से आगे फिर से नए ब्लॉकेज बन सकते हैं। तो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि दोबारा प्रॉब्लम ना आए उसको, उसके लिए क्या क्या करना है। तो इसीलिए ये फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली आफ्टर एंजियोप्लास्टी व्हाट वी वांट इज कि फर्स्ट एक फॉलो अप विद इन 5 to 7 days, 10 days में एक बार पेशेंट का डॉक्टर के साथ हो जाए, तो सी की जो मेडिसिन हमने दी हैं उनसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, उससे कोई बॉडी को सूट कर रही है नहीं कर रही हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई ब्लीडिंग का इशू तो नहीं है, क्योंकि दवाएं हम खून पतला करने दे रहे हैं तो उससे कोई खून की कमी तो नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट कराते हैं कि कोई किडनी पे इफेक्ट ना आए, खून की कमी ना हो, लिवर पे इफेक्ट ना आए, ईसीजी में कोई मेजर चेंज ना आए। तो फर्स्ट फॉलो अप फॉर 7 to 10 days was जस्ट टू सी कि जो प्रोसीजर हमने किया है वो बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है और जो दवा हम दे रहे हैं वो बॉडी को सूट कर रही है। उसके बाद फॉलो अप डिपेंड करता है पेशेंट्स की सीरियसनेस पे। सम पेशेंट्स आर वेरी स्टेबल, उनको सिंगल एक फोकल ब्लॉकेज था, हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, उनको हम 3 months पे बुलाते हैं। सम पेशेंट्स हुए मल्टीपल ब्लॉकेजेस, उनका कोलेस्ट्रॉल हम चाहते हैं कि बहुत एग्रेसिवली कंट्रोल हो, तो उनको हम मैक्सिमम 1 month पे बुलाते हैं। वी गिव देम वेरी हाई डोज ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन सो दैट कोलेस्ट्रॉल जल्दी से कंट्रोल में आए कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। एंड वी चेक एट 1 to 3 months कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ है तो फिर हमें और एग्रेसिव मेडिसिन देनी पड़ेगी, समटाइम्स आजकल नए इंजेक्शन आ गए हैं वो देने पड़ते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट होते हैं इनका हार्ट बहुत ही ज्यादा वीक है, उनको हमें 7-10 days पे एवरी 7 days फॉलो करना पड़ता है। उनको हम कुछ दवाएं देते हैं, अगर उनका बीपी मेंटेन नहीं हो रहा है तो हम दवाएं ज्यादा दे नहीं पाते हैं, बट दवाएं बहुत जरूरी हैं हार्ट को रिकवर करने के लिए, तो उनको एवरी वीक बुलाना पड़ता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट हम डिसाइड करते हैं। बट रूटीनली 3 months के बाद में एवरी 6 month दिखाना इज आइडियल। बट अगर आप किसी भी रीजन से हैं, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी साल में एक बार तो चेकअप कराना ही कराना चाहिए टू नो कि कोलेस्ट्रॉल का क्या कंडीशन है, बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो रही है, शुगर का क्या कंडीशन है, शुगर है नहीं है, दोबारा तो नहीं आ गई है, नहीं तो नहीं हो गई है। तो ये एक रूटीन बेसिक फॉलोअप पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बट फॉर स्टेबल पेशेंट्स ऑल्सो 6 month फॉलोअप इज वेरी आइडियल। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर, जो जैसे हम लोग चेकअप करते हैं, कि हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, इसको हम कहते हैं पोस्ट पीटीसीए चेकअप, यानी कि कोई टेस्ट छूट ना जाए, इसलिए पूरा उसका एक ग्रुप बना दिया पोस्ट पीटीसीए चेकअप का, जिसमें कई सारे टेस्ट एक साथ हो जाते हैं। और उसको प्रायः हम लोग एंजियोप्लास्टी के बाद, एक साल के बाद,
सॉरी 3 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद, फिर हर साल कर। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आगे एंजियोग्राफी भी दोबारा की जा सकती है और करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत से बार लोग डरते हैं कि हमारी तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी लास्ट 6 महीने पहले हुई थी, या 2 साल पहले हुई थी, या 1 साल पहले हुई थी, लेकिन उसमें कोई डरने की बात नहीं होती। दोबारा प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको दोबारा से चेकअप कर लेना चाहिए। तो ये तो टेस्ट के लिए, और मतलब जो फ्रिक्वेंसी हमने बताई कि 3 months and then every year, that is a reasonable way to check everything is okay or not. So राजकुमार, आप यहाँ पे हैं, आप भी बहुत साल से कार्डियक ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम लोग के साथ जुड़े भी रहे। सो ये बताइए कि वहाँ पे जो इतने सारे पेशेंट्स रहते हैं, तो उनको लाइफस्टाइल के बारे में आप क्या बताते हैं? क्योंकि ये बहुत से लोग बहुत ही डरते अच्छा हैं कि क्वेश्चन है सर। भाई, ना सबसे मुख्य है कि बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि वो क्या कर सकते हैं। और इवन सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो उनको लोग पूछते हैं नहीं इस बारे में, तो उनको बताना चाहिए हम लोगों को कि भाई क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो आप बताइए कि कैसे आप एडवाइस करते हैं, क्या करना है इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। ऐसे जनरल पब्लिक है तो वो अपने इम्प्रूव लाइफ स्टाइल अपने जीवन के लिए तो करते ही करते हैं। जो नॉर्मल, जो पहले हम भारत देश में रहते हैं तो योगा इज द वे ऑफ लाइफ, एंड हमारा वे ऑफ लाइफ इज योगा एंड मेडिटेशन। इट इज ए पार्ट ऑफ फूड। तो वट एवर यू थिंक यू टेक फूड एज ए माइंड बूस्टर। सो समटाइम्स जो हार्ट पेशेंट आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, दवाई तो आपने दे दी, लेकिन मुझे अब क्या करना है, मेरा कैरिकुलम क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कैसे मुझे रहना चाहिए, क्या मुझे ज्यादा बात करने से परेशानी तो नहीं होगी, या फंक्शन में जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, या वाइफ के साथ में सेलिब्रेट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। ये सारी बातें फैमिली फिजिशियन के सामने आती है, और फैमिली फिजिशियन का दायित्व है कि वो मेडिसिन के साथ साथ में उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करे, है ना। ये केवल ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक हो गया और सब एमआई हो गया, छल्ले पड़ गई, अब तो जिंदगी समाप्त है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा अपने मरीजों से कहता हूँ कि लाइफ इज मोर ब्यूटीफुल आफ्टर हार्ट अटैक बिकॉज यू हैव डेवलप्ड कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग द लिविंग द मोमेंट टू मोमेंट। सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आता है आपका जो भोजन, जो डाइट है। तो डाइट पैटर्न आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, जीवन के नंबर है, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, इसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपको डायबिटीज में कौन सा फूड लेना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा फूड लेना चाहिए। यूजली हम मेडिटेरियन डाइट को रिकमेंड करते हैं, जिसमें तरकारी आती है, फल आते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन, है ना। कुछ लोगों को रीनल प्रॉब्लम होती है तो कभी कहते हैं साहब पोटेशियम बढ़ जाएगा तो फ्रूट्स कम खाने चाहिए, कुछ लोगों को प्रोटीन कम खाना चाहिए। तो ये आपको जो फैमिली फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आपको डिजाइन करेगा आपके फूड के बारे में, और डाइटिशियन भी इंपोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इन जनरल मोटा मोटा ये है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमको डॉक्टर साहब ने क्या एडवाइस किया। दूसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सबके लिए एक जैसी नहीं होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज थेरेप्यूटिक प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। हर इंडिविजुअल का अपना एक एक्सरसाइज टॉलरेंस पार्ट होता है, उसको कितना एक्सरसाइज कर सकता है। मैं तो अपने मरीजों से हमेशा ये कहता हूँ कि जस्ट वॉक। आप टहल सकते हैं और टहलने के बाद में थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल फील करता हो तो आप रनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा अपने एक्सरसाइज रिजिम के बारे में। थर्ड पार्ट आता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी नथिंग बट यू नो योर सेल्फ, है ना। कितने आप कॉन्शियस है अपनी लाइफ के बारे में। यू अर्न द ह्यूमन लाइफ आफ्टर 84, जो हम कहते हैं, लोग कहते हैं। तो आपको है ना मोमेंट टू मोमेंट सेलिब्रेट करना है। मनुष्य होना ही सबसे बड़ा आनंद है। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, अभी मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ मैं मॉर्निंग आवर्स में, तो बीइंग ह्यूमन बीइंग ए सेलिब्रेशन। तो है ना, आप हो सकता है ईश्वर ने आपको ह्यूमन बीइंग बनाया है तो उसको आप सेलिब्रेट करिए। और डिजीज ए पार्ट ऑफ लाइफ। हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं जब वायरल पेंडेमिक है और इतने सारे वर्ल्ड वार चल रहा है, उसके बावजूद भी हम खुशी से रहते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लास्ट में पार्ट आता है फैमिली कोऑपरेशन। आप अपने परिवार को महत्व दीजिएगा, क्योंकि वो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आपको अगर शांति से रहना है तो आपके वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ में कैसे संबंध है, इस पर आप विचार करिएगा। और ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताइएगा कि कल का कुछ पता नहीं होता है। और साथ साथ में ये वही लोग होते हैं जब हार्ट अटैक के दौरान आपके बगल में खड़े होते हैं। आज वर्चुअल बर्थडे, फेसबुक बर्थडे, मतलब आपके 5000 फॉलोवर है, लेकिन जब हार्ट अटैक आता है तो हम देखते हैं कि 1 या 2 मरीज अटेंडेंट होते हैं, वो भी उनकी वाइफ होती है या उनका बेटा होता है या चाचा होते हैं। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आती है तो वो सारे जितने मिलने वाले आते हैं वो सब भाग जाते हैं।
तो आप अपने परिवार को महत्व दीजिएगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज ए कंप्लीट प्रोग्राम, और इसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ही कभी कभी बोलते हैं। तो इसमें हम कार्डियोलॉजिस्ट के साथ इनकॉपरेट करते हैं, डाइटिशियन के साथ इनकॉपरेट करते हैं, और एक फिजिकल ट्रेनर होता है उसके साथ इनकॉपरेट करते हैं। अभी आपने ये सुना होगा कि कई सारे जो फिल्म स्टार हैं वो प्रीमेच्योर डेथ हो गए। कैसे हो गए? उनको अपने जीवन के बारे में पता ही नहीं है। वो इतनी वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं कि उनका हार्ट रेट कितना है, जीवन के नंबर कितने हैं, ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट का फंक्शन कितना है, कहीं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट तो नहीं है, कहीं क्या कहते हैं उनको इम्पेंडिंग हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर तो नहीं है। ऐसे में वो एक्सरसाइज करने जिम चले जाते हैं और बॉडी मास बनाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, नैंड्रोलॉन। मैंने कई लोगों को देखा है। और जो प्रोटीन पाउडर वो सप्लीमेंट करते हैं, हैजार्डस स्टेरॉइड सप्लीमेंट होते हैं वो सारे के सारे। अभी एक बच्चा आया 14 साल का, वो जिम जा रहा था, उसकी हार्ट रेट 220, तो पता लगा 3 days बैक उसने प्रोटीन पाउडर लिया था। वो प्रोटीन पाउडर नथिंग, स्टीरॉइड सप्लीमेंट। सो हम फैमिली फिजिशियन का दायित्व बन जाता है कि अपने पेशेंट के साथ साथ में अपने समाज को बचाएं, अपने राष्ट्र को स्वस्थ करें। मेरे इन शब्दों के साथ में यही है कि ये एक टीम वर्क है जिसमें फैमिली फिजिशियन, काउंसलर एंड इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियोमेटाबॉलिक कंसल्टेंट, ये सब लोगों को मिल करके इलाज करना चाहिए। Right. So I think these are very nice words कि जो कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए। That's very nice, राजकुमार. I think these are very very simple words but very very effective, very powerful sentences you said. And I'm sure मैं तो बहुत सुन के खुश हुआ. I think मेरे पेशेंट्स भी सब इस बात को सुन के खुश होंगे कि हमारा एम यही है फाइनली, that we have to get the best out of our life. That is why we are getting treated. So ट्रीटमेंट करने का और ट्रीटमेंट कराने का जो रिजल्ट है वो यही होना चाहिए। दैट्स नाइस। सो नागेंद्र, व्हाट नेक्स्ट अबाउट द मेडिसिन पार्ट वी शुड डिस्कस कि कौन कौन सी मेडिसिन हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, कौन सी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको हम लोग आगे लेके चलते हैं कि ताकि पेशेंट्स को ये रहे कि मेडिसिन खाने से घबराए नहीं। लोग सोचते हैं अरे बहुत दिन हो गए अब छोड़ दो। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे हमारे व्यूअर्स भी सिंपल सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मिस्टर प्रवीण राय ने पूछा है कि कब तक दवाएं खानी है। डॉक्टर सतीश भूषण पूछ रहे हैं कि मुझे दवाएं कब तक खानी है। सभी का ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि दवाएं खानी कब तक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारा पर्पस ये है कि एक बार जो डिजीज बॉडी में आ गई है वो आगे जाके प्रॉब्लम ना करे। अभी तक हमारे पास इस बीमारी का कोई क्योर नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि एक बार हम दवा दें बीमारी शरीर से जड़ से खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। whatever we are doing is we are trying to control it. जो हम दवाएं देते हैं इसलिए देते हैं कि जिससे बीमारी आगे ना बढ़े, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि दवा देंगे तो बीमारी आगे नहीं ही बढ़ेगी। काफी सारे पेशेंट में बीमारी आगे बढ़ना रुक जाती है, पर कुछ पेशेंट में फिर भी आगे बढ़ती रहती है। तो हमारा काम है कि हम अपनी बॉडी के अंदर वट एवर वी कैन डू कंट्रोल आवर पैरामीटर्स, वो हम करें। क्या क्या पैरामीटर्स है, डॉक्टर राजकुमार भी कहते हैं, अपनी बॉडी के नंबर्स का पता होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी हार्ट की पल्स कितनी है। तो आइडियली पल्स हम कहते हैं 72 होती है, बट हम मानते हैं कि 50 to 100 इज नॉर्मल। बट प्रेफरेबली हार्ट पेशेंट में 50 to 70 80 रहे तब तक हम एक्सेप्टेबल मानते हैं। तो हमें अपनी हार्ट रेट कंट्रोल रखनी है। अगर आपकी हार्ट रेट ज्यादा है तो उसकी दवा देनी पड़ेगी, अगर हार्ट रेट कंट्रोल है तो उसकी दवा जरूरत नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर कितना है? ब्लड प्रेशर आइडियली 120/80 बोला जाता है, पर 100/60 भी नॉर्मल है और 130/80 भी नॉर्मल है। 135/85 से ऊपर अगर बीपी जा रहा है तो उसको कम करना जरूरी है हार्ट पेशेंट के लिए। तो बीपी कंट्रोल अगर नहीं है तो उसको कंट्रोल में दवा खानी पड़ेगी। अब जैसे आप रोज खाना खाते हैं तो नेक्स्ट डे फिर से भूख लगाती है, तो बीपी कंट्रोल अगर दवा से हो रहा है तो नेक्स्ट डे भी दवा खानी पड़ेगी, वरना फिर से बीपी बढ़ जाएगा। लोग बीपी का कंट्रोल हो गया तो दवा बंद कर दो, तो ये एक सही चीज नहीं है। थर्ड चीज है कोलेस्ट्रॉल। आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जिनको हार्ट डिजीज हो चुकी है उन सबको हम कहते हैं उनका एलडीएल 60-50 के नीचे रहना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए फ्यूचर में। अब आपको किसी भी तरह एलडीएल को 50 के नीचे लाना है, उसके लिए दवाएं हैं, एक्सरसाइज है, डाइट है। बट डाइट और एक्सरसाइज का रोल 10-15% से ज्यादा नहीं है। आजकल हम कहते हैं दवाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दवाएं आपको खानी बहुत जरूरी है। और जब तक कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में ना आए तब तक आपको उसका डोज बढ़ाते जाना है, अदरवाइज आपका फिर से प्रॉब्लम बन जाएगी, फिर से ब्लॉकेज आ जाएंगे। सो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी खानी है। तो ये सब दवाएं हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग खानी है, इनको हम कम नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और दवा होती है ब्लड थिनर्स, जो इसलिए दी जाती है कि बॉडी को स्टेट एक्सेप्ट कर ले, हार्ट में क्लॉट ना बने, हार्ट अटैक ना हो। तो वो दवाएं भी जिंदगी भर खानी होती हैं। उनमें से एक एस्पिरिन हम सभी को देते हैं जो लाइफ लॉन्ग खानी होती है। उसके अलावा हम एक दूसरी और दवा देते हैं जो आजकल कई तरह की मेडिसिन आ गई है, क्लोपिडोग्रेल आती है, टिकाग्रेल आती है, प्रेसोग्रेल आती है। ये सब आइडियली 1 साल के लिए दी जाती है, लेकिन किसी को ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा है कि ब्लीडिंग हो रही है तो हम 6 मंथ पे भी बंद कर सकते हैं। वो पेशेंट पर्सन टू पर्सन डिसाइड किया जाता है। वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कब उसको बंद करना है। जनरली 1 से 2 साल के बाद हम एक ही दवा देते हैं खून पतला करने की,
अगर कोई और हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो ये जो कॉमन दवाएं हैं जैसे अभी लिखा गया है इकोस्प्रिन, डोजावेल, ये सब दवाएं कंटिन्यू रहती हैं। इसके अलावा हार्ट पेशेंट्स को 2 और दवाएं दी जाती हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। बीपी पेशेंट अगर नहीं भी हैं तब भी बीटा ब्लॉकर्स एंड एस इनहिबिटर्स जैसे मेटेक्सेल लिखा है अभी एक मिस्टर सतीश भूषण ने। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तब भी मेटेक्सेल या मेटाप्रोलोल और रेमिप्रिल हम सभी पेशेंट को देते हैं फॉर फ्यूचर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज। तो ये कॉमन 5-6 दवाएं हैं जो सभी को चल रही होती हैं, जो लाइफ लॉन्ग चलनी होती हैं। और इसकी वजह से बॉडी के पैरामीटर कंट्रोल में है नहीं है, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। राइट, सो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि लाइफस्टाइल का पहले बताया राजकुमार ने, फिर आपने डॉक्टर नागेंद्र ने बताया कि भाई कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन स्टैटिन्स। तो स्टैटिन्स यानी कि अटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको रेगुलर देना चाहिए। तो डॉक्टर राजीव, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि हम लोग जब स्टैटिन देते हैं तो बहुत सारे लोग कुछ दिनों में बंद कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी हमें इससे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है कि भाई क्या ये प्रॉब्लम को कैसे निपटा जाए, क्योंकि स्टैटिन देना भी जरूरी है। तो और बहुत सी बार व्हाट्सएप पे बहुत बार मैसेजेस आते रहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, स्टैटिन डेंजरस है। इस बारे में आप बताइए कि कैसे लोगों की ये भ्रांतियां खत्म हो और स्टैटिन को वो प्रॉपरली ले सके। जी, थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि मीडिया आजकल स्पेशली ये जो व्हाट्सएप टाइप की चीजें, लॉट ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया हो रही है सोशल मीडिया में। उसमें क्या है कि आ रहा है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना हाई है उतना अच्छा है और ये तो प्रोटेक्टिव है और तब ब्लड वेसल की इंटेग्रिटी ठीक रखती है, आप पागल हो जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। तो वो थोड़ा मिसनोमर, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा। प्लस प्रॉब्लम है आजकल क्या है, वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। आजकल आपके पास बहुत विकल्प हैं। स्टैटिन एक सूट नहीं करती है, दूसरी है, दूसरी नहीं करती, आपको एटोरो नहीं करे, रोजोवा है, रोजोवा नहीं है, पेटावा है, कुछ नहीं हो तो बेम्पिडॉइक है, और सब कुछ नहीं हो तो यू कैन गिव एन ऑल्टरनेट डेज, यू कैन गिव बाई वीकली। बहुत से ऑप्शंस हैं आगे, और बढ़िया वाले जाएं तो आजकल तो और बहुत बहुत। अब तो इंक्लिसरान भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस ईयर दे के काम हो सकता है। थोड़ी एक्सपेंसिव है वो जरूर, इसमें प्रॉपर अगर इंडिकेटेड है किसी पेशेंट में तो इट्स नॉट ए बैड ऑप्शन आइदर। बट वो ये कि तो मतलब जिन पेशेंट्स को स्टैटिन टॉलरेट नहीं होती किसी भी तरीके से, उनके लिए भी ऑप्शन है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग स्टैटिन बहुत छोटे मोटे रीजन से बंद कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसके बारे में आप बताइए कि हमें जो आमतौर पर जिससे बंद कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए स्टैटिन। पेशेंट को एक तो मैसेज देना चाहिए, डी यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द ड्रग्स यू रिपोर्ट टू मी। एक्चुअली पहले क्या ट्रेंड होता था, कुछ डॉक्टर पहले बोल देते थे अगर आपको एग्जॉस्शन लगे, फटीग लगे, शाम को आपको मसल पेन्स लगे तो आप रिपोर्ट करिए। तो वो सजेस्टिव हो जाता है, तो मरीज अपने पे आके फिर वही सिम्टम बता देता है, नहीं मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, वो चाहता है दवा से पीछा छूटे। सो हम लोग लीड सिम्टम्स बताना बंद कर दिया, वी डोंट गिव देम लीड सिम्टम्स। हमको कोई प्रॉब्लम है तो बताना, वी वांट टू हियर व्हाट द पेशेंट सेज। आप पहले से अगर सिम्टम बता देंगे तो वही सिम्टम लेके आ जाता है वो, तो वो अवॉइड करते हैं हम लोग। हम कहते हैं आपको प्रॉब्लम है बताइए, वी टेक हिम, उसको हिस्ट्री लेके पूछते हैं क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी, मसल में कहाँ पेन हुआ, कैसा हुआ, एग्जॉस्शन कैसा हुआ, कुछ नहीं हुआ। और थर्डली ये उसको बताना पड़ेगा ये दवा ऐसी है कि आप लाइफ लॉन्ग नहीं लेंगे तो आपका इट्स लाइक ए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप एलआईसी की पॉलिसी लेंगे तो हर साल आप प्रीमियम देते नहीं देते हैं, अगर नहीं देंगे प्रीमियम तो आपकी पॉलिसी ठप हो जाएगी। तो आपको हर साल आपको प्रीमियम देना पड़ता है ना, तो दवा आप रेगुलर खाएंगे तब ना आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस कैसे लाइफ आप इंश्योर करेंगे। थर्डली क्या है कि डाइट पे लोग ओवर एक्सरसाइज करते हैं, कहते हैं आप तो कोलेस्ट्रॉल कम करें, अब तो मैं सूखा खा रहा हूँ साहब, तो सूखी रोटी खा रहा हूँ, सूखी दाल खा रहा हूँ। तो ये एम्फसाइज करना जरूरी है कि डाइट तो ओनली 12 to 15% ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पॉन्सिबल, डाइट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली 12 to 15% ऑफ कोलेस्ट्रॉल। रेस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी में अंदर बनाया जाता है, तो वो ड्रग से ही कम हो सकता है। बट डाइट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। आपको अगर हाई है तो आप 10-12% कम करके क्या अचीव कर लेंगे, यू कांट गो टू टारगेट। तो ये समझाना जरूरी है। देखिए आप डाइट कुछ भी खा लीजिए, तो बैलेंस डाइट खाइए, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी। एक्चुअली क्या होता है, बहुत से डॉक्टर्स भी और वो पैरामेडिकल स्टाफ भी ऐसा कहते हैं बिल्कुल घी बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, पता लगा सूखा खा रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, परेशान हो गया। सो मॉडरेशन, पोर्शन साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्शन साइज के ऊपर कहना चाहिए भाई आप 2 चम्मच घी खा सकते हैं, आप 2 चम्मच देसी घी मक्खन आप खा लीजिए, आप चाहे एक ब्रेड में लगा लीजिए, खत्म। एक दाल में छौंक लगा लीजिए, एक रोटी चपाटी, दैट्स इट। तो एक लिमिट बांध लीजिए, 1-2 चम्मच सरसों का तेल खा सकते हैं, 1-2 चम्मच रिफाइंड खा सकते हैं। सो एक क्वांटिटी पोर्शन साइज का जरा आइडिया रख के, और ये बताते हुए कि देखिए ये आप बिल्कुल चिकनाई बंद कर दी इसका मतलब नहीं और कोलेस्ट्रॉल जीरो आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल तो अंदर से बन जाएगा, 10-12% ही तो वो है। तो वो थोड़ा अवेयरनेस की दिस ड्रग हैज टू बी कंटिन्यूड लाइफ लॉन्ग, और देयर इज नो ऑप्शन बट मेडिसिन देना ही है।
एक ओबेसिटी के बारे में थोड़ा मरीज को जरूर हम करना है, अगर वेट ज्यादा है तो वेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जितने स्टडीज आई हैं, आप हर चीज कंट्रोल हो जाए, लेकिन पेशेंट का वेट ज्यादा है तो उसको ज्यादा इंक्रीज मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी होना ही होना है। सो ओवर वेट कैन नेवर बी ओवर एम्फसाइज्ड। वेट के लिए अगेन दैट सेम, द क्वालिटी ऑफ फूड एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड। सो फूड की क्वालिटी, सिंपल स्टार्चेस अवॉइड करने हैं। अब तो मिलेट्स आ गए, बहुत अच्छे आ गए मिलेट्स, तो चमत्कार चीज है। शुगर की बहुत सी दवा हट गई मिलेट से। अनपॉलिश मिलेट्स तो 5 आते हैं, कोडो फॉक्सटेल, वो 5 मोदी साहब भी प्रमोट कर रहे हैं मिलेट्स, उनसे तो बड़ा आनंद है। आप सबको पीस दीजिए और वीट में आटे के साथ मिक्स कर लीजिए, बड़ा स्लो रिलीज करते हैं शुगर को। बहुत से लोग की शुगर की डोज आधी रह गई, इंसुलिन पे हट गए मिलेट्स। दे वंडर ड्रग, वंडर आई मीन फूड, पॉजिटिव ग्रेन्स कहते हैं इनको। हम लोग जो खाते थे चावल आटा, दैट वाज नेगेटिव ग्रेन्स, दे आर पॉजिटिव ग्रेन्स। तो खाने पे दो, एंड ओबेसिटी तो कुछ भी करना पड़े, ओबेसिटी तो हैज टू बी कंट्रोल। और आजकल ओबेसिटी के हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं हमारे पास। यू गॉट द GLP-1 एनालॉग्स, हमारे पास ऐसी ग्रुप की दवाएं हैं, इंजेक्शंस भी हैं, ओरल सेमाग्लूटाइड आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वी हैव गॉट सो मेनी मेडिसिन। तो ओबेसिटी को जरूर जोर देना चाहिए। देखिए, अगर आप वजन कम कर लें, बहुत बड़ा आपने एक लड़ाई जीत ली। कई लड़ाई है इसमें, एक लड़ाई मोटापे वाली है। अगर आप 5 किलो 10 राइट, किलो वजन कम कर लें ओके। तो विल गो ए लॉन्ग वे। तो ये सो दो तीन चीजें नाउ emphasize द करनी थिंग चाहिए। इज कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और अबाउट द डाइट एंड आल्सो अबाउट द कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल विद स्टैटिन्स। बट मेन मुद्दा यही है कि भाई अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है तो आपको एस्पिरिन और स्टैटिन्स अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो उसको लाइफ लॉन्ग खाना ही पड़ेगा, एंड इट इज सेफ टू डू दैट। सबसे बड़ी चीज ये है, लोगों के दिमाग में रहता है बहुत दिन हो गए, साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, कहीं कहीं से कंफ्यूजन रहता है, बट यू शुड कंटिन्यू टेकिंग इट। और अब हमारे पास आई थिंक काफी सारे सवाल आए होंगे। डॉक्टर नागेंद्र विल टेक दोज क्वेश्चंस वन बाय Yeah. वन एंड कीप डिस्कसिंग। सो आई विल हैव टू लॉग आउट नाउ, and thank you very much, Dr. Rajiv, Dr. Rajkumar, and please continue the discussion. I am so glad that you are giving so positive energy and positive, advices to our patients. Thank you. थैंक यू, टेक केयर, टेक Thank you. केयर प्रवीण जी। Thank you, Dr. Chandra. So I think we have multiple questions. I think first is from Mr. Ankit Bahel. Slightly off the mark from the present topic, but still I will give a short answer for him. कि जो tricuspid valve है, that is also equally important valve, but definitely medicine से इसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर सिम्टम फिर भी परसिस्ट करते हैं तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसको भी सर्जिकली रिपेयर किया जाता है, और आजकल हम नॉन सर्जिकली भी रिपेयर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम कितने ज्यादा हो रहे हैं, कितने ज्यादा नहीं हो रहे। सो दिस इज slightly a different topic from the present discussion, but I think this much is sufficient, and if the symptoms are persisting, then definitely he has to consult with us. अगला सवाल है राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी की तरफ से। इन्होंने जो प्लास्टिक करवाई थी 2021 में। अगेन हिज क्वेश्चन इज, कैन आई डू नॉर्मल वॉक इन मॉर्निंग? डॉक्टर राजकुमार, कैन यू टेल हिम कि कितना चल सकते हैं, कैसे चलना है, क्या करना है? वॉकिंग के लिए सबसे पहले आपको है ना अपने बारे में जानना होगा कि आप कितना पैदल चलने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब आप अनकंफर्ट महसूस करते हैं वो आपकी लिमिट है चलने की। तो आप सुबह मॉर्निंग में क्या कहते हैं, स्लो वॉकिंग करिए, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाइएगा और अपना एक्सरसाइज टॉलरेंस जानिएगा। ये हर आदमी को पता होता है कि मैं कितने 100 मीटर्स 200 मीटर्स 500 मीटर्स 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आराम से चल लेता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे 3 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा लगता है कि छाती में भारीपन आ रहा है या कुछ आ रहा है। तब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या कहते हैं अपने बीपी पल्स जो नंबर है जीवन के, जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, ये आप चेक करवाइएगा और डॉक्टर के अनुसार आप अपनी एक्सरसाइज को रीस्टार्ट करिएगा। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इवन हम हार्ट फेलियर पेशेंट को एक्सरसाइज करने पर जोर देते हैं। उसका कारण है कि एक्सरसाइज टॉलरेंस इंप्रूव होने से जो हार्ट की मांसपेशियां हैं उसमें जीवनता आती है, लाइफ एनर्जी डेवलप होती है। सो आप वॉक करें, लेकिन अपने डॉक्टर के निर्देशन अनुसार, और धीरे धीरे आप स्लो वॉक करें, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएं। फिर आपको अपने आप मालूम पड़ जाए कि मुझे कितने किलोमीटर पे कितने मीटर पे मैं कंफर्ट महसूस करता हूँ। जैसे भी अनकंफर्ट आता है वो आपकी लिमिट है। आई थिंक डॉक्टर राजकुमार ने बहुत सही बताया कि एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपकी कितनी लिमिट है। तो स्टार्ट अपनी लिमिट से करें। जनरली हर पेशेंट को हम एक टारगेट देते हैं, आपको क्या अचीव करना है। तो नॉर्मल टारगेट इज दैट एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे वॉक करने पे हमें पहुंचना है। बहुत जल्दी नहीं करनी है। स्टार्ट विद योर पेस एंड ग्रेजुअली ट्राई टू इंक्रीज। हम टारगेट देते हैं 3 to 6 months का, कि 3 से 6 महीने में आपको 30 से 40 मिनट पे पहुंचना है नॉन स्टॉप वॉक करने पे। अगर आप इतने पे पहुंच जाएंगी तो बॉडी में इतना एक्स्ट्रा स्टेमिना होगा कि कभी हार्ट पे लोड पड़ेगा तो हार्ट लोड ले लेगा। दैट इज द मेन पर्पस, कि हमें जब भी हार्ट पे लोड आए तो हार्ट लोड लेना है कैपेबल हो।
तो हमें 30 से 40 मिनट पे पहुंचना है। जो स्टडीज कहती हैं कि मिनिमम 30 मिनट वॉक करना चाहिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, और 1 घंटे से ज्यादा वॉक करने का कोई बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। सो ये दो चीजें समझनी है। और ब्रिस्क वॉक करना इज आइडियल, बट स्टार्ट विद नॉर्मल पेस, और एक बार आप जब टाइम बढ़ा लें तो फिर अपना स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल इन्होंने ही किया है कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ स्टेंट्स, हाउ लॉन्ग दे रिमेन इफेक्टिव। आई थिंक इट्स ए वेरी कॉमन क्वेश्चन, वी हैव टू अंडरस्टैंड स्टेंट की कोई एज सच लाइफ नहीं होती है। इनिशियली जब भी हम स्टेंट लगाते हैं, देयर इज 3 to 4% फेलियर रेट। जनरली अगर बॉडी को स्टेंट को रिजेक्ट करना होता है तो वो विद इन 6 months to 1 year कर देती है। 97% पेशेंट में स्टेंट फेल नहीं होता है। उसके बाद में जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो डॉक्टर राजीव किशोर बताए थे कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप जरूरी है, बिकॉज बीमारी खत्म नहीं होती, बीमारी फिर से आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल फिर से डिपॉजिट हो सकता है। तो जिस तरह से पहले डिपॉजिट हुआ था, फिर तरह से फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है, किसी और आर्टरी में हो सकता है, किसी और जगह पे हो सकता है, या स्टेंट के अंदर भी हो सकता है। ऐसा होने में जनरली 5 से 10 साल लगते हैं। रेयरली अगर आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ना करें या डायबिटीज बहुत कंट्रोल ना करें तो जल्दी भी हो सकता है। तो वो एक डिफरेंट वे है, वो आपकी बीमारी दोबारा से आ रही है, उसमें स्टेंट का फेल होने का कोई इशू नहीं है। तो ये एक बहुत समझने वाली चीज है कि स्टेंट से घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि 10 इतने साल हो गए तब तो स्टेंट फेल हो गया होगा। अगर आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है और आपने कंट्रोल किया है तो चांसेस है कि 70% पेशेंट को कोई प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी, 30% को फिर से आ सकती है। तो वो चेकअप से हम पता लगा लेते हैं। डॉक्टर राजीव, एक और सवाल किया है इन्होंने, कैन रैंडम हार्ट मसाज कॉज पेन इन हार्ट। तो आई थिंक लोगों को बहुत ही शंका है कि मसाज करने से कोई बेनिफिट होता है, मसाज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हल्के फुल्के पेन्स होते रहते हैं। किस तरह के पेन में घबराना है, किस तरह के पेन को सीरियसली लेना है, किस तरह के पेन में घबराना नहीं है, आप इसको बताना चाहेंगे? कैसे डिटेल में बताएं इनको कि कैसे ये इस चीज से अपने आप को समझें कि क्या कब इन्हें इमीडिएट एक्शन लेना है। जी, देखिए मसाज तो एक ब्लड सर्कुलेशन के लिए चीज है। जैसे योगा आप करते हैं तो दे आर बेसिकली आइसोटोनिक, दे आर टोनिंग एक्सरसाइजेज, आपके मसल्स और वो सब टोन हो जाते हैं। बट हेल्थ, हार्ट हेल्थ के लिए यू नीड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, तभी कोलेट्रल तभी बनेंगे, एक्स्ट्रा धमनी तभी बनेंगी जब आपके हार्ट बीट बढ़ेगा, तब हार्ट फंक्शन ज्यादा करेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तभी जो बहुत से ब्लॉक चैनल भी खुल सकते हैं और नए चैनल बन सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। योगा और मसाज दे आर गुड एज टोनिंग एक्सरसाइजेस। मे बी थोड़ा बहुत सार्कोपिनिया में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हो सर्कुलेशन में, बाकी असली तो डाइट से होगा। प्लस सार्कोपिनिया के लिए भी बेसिकली आपको चाहिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जिसमें हार्ट रेट चेंज होगा। अच्छा, योगा में और मसाज में हार्ट रेट चेंज नहीं होता, तो सर्कुलेशन के लिए तो ठीक है। आपको थोड़े बहुत नॉन स्पेसिफिक पेन्स हो रहे हैं, यूजुअली विटामिन डी वगैरह करा लीजिए, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है। और जो बिल्कुल अगर नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब बिल्कुल पेशेंट बेड रिडन होता है और उसको कुछ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, हिप में प्रॉब्लम है, स्पाइन में प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता। तब मसाज और फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, क्योंकि जोड़ जम जाते हैं फिर, और जोड़ जमने से कॉन्ट्रैक्चर आ जाते हैं, मसल्स भी स्टिफ हो जाते हैं। उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है मसाज की। जो आदमी चल फिर सकता है तो मसाज आप अपने शौक के करा सकते हैं 10-15 मिनट। सर्कुलेशन कोशिश करिए, टाइट मसाज टुवर्ड्स द हार्ट करिए, टांगों के नीचे से ऊपर की तरफ करिए, हाथ को टुवर्ड्स द हार्ट करिए, क्योंकि सर्कुलेशन ब्लड को रिवर्स करना होता है। जो वेन्स होती हैं खून वापस लाती हैं, उनमें वॉल्व होते हैं, तो वो आगे चल के थोड़े डिले हो जाते हैं। सो ब्लड तो चला जाता है आर्टरी के द्वारा, लेकिन वापस नहीं लौटता है। तो अगर स्वेलिंग वेलिंग पैर में रहती है तो भी मसाज, तो नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए मसाज का, एंड मीडियम उसमें होना चाहिए। बहुत हैवी मसाज नहीं होना चाहिए, बहुत हैवी से हो सकता है कोई नुकसान भी मिले। मीडियम टाइप की मसाज हो जिससे कि आपका सर्कुलेशन थोड़ा बेटर हो जाए, थोड़ा टोनिंग अच्छी हो जाए। बाकी पेन जब कभी हो, अगर लोगों को थोड़ा मिसनोमर रहते हैं पेन कहाँ हो रहा है क्या हो रहा है, ऑल्दो इसमें बड़ा धोखा भी हो जाता है। कई बार हार्ट का पेन खाली जबड़े में ही होकर रह जाता है, कई बार हार्ट का पेन गर्दन में ही हो जाता है, कई बार हार्ट का पेन मतलब पेट के ऊपर के हिस्से में हो जाता है, एपिगैस्ट्री में। तो इसका भी बड़ा धोखा हो सकता है। लेकिन पेन की क्वालिटी, और एक बार जिसको हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है उसे पता होना चाहिए कि हार्ट की जो पेन होता है वो अलग ही होता है। एक हैवीनेस होती है जिससे किसी हाथी ने पैर रख दिया हो, एक अंदर से एक लगता है कि बहुत ही ज्यादा वजन आ गया है एकदम। और वो पोस्चर से जो पेन, आपके हाथ पैर हिलाने से, पोस्चर टेढ़ा सीधा करके करवट बदलने से पेन चेंज होता है, दैट इज 90% नॉट ए हार्ट पेन। बिकॉज हार्ट का पेन इंटरनल पेन होता है, वो आपकी करवट बदलने से, हाथ पैर हिलाने से और इधर उधर करने से, थोड़ा बहुत मालिश कर दिया, बाम लगा दिया, उससे नहीं ठीक होगा। हार्ट पेन विल नॉट गो अवे। अब सीवियर पेन और डल पेन परसिस्ट, जो परसिस्ट करता है एंड परसिस्ट मोर देन कपल ऑफ आवर्स और समथिंग, यू मस्ट गेट ए चेकअप अगर आपको ऐसा उस टाइप का लगता है। बहुत से लोग गैस ही समझते हैं पेन को, और एपिगैस्ट्रिक पेन को तो गैस ही मान लेते हैं, एसिडिटी मान लेते हैं, डाइजिन पी लेते हैं। वो ठीक है, लेकिन क्या पेन की क्वालिटी कैसी है क्या है, उसकी अगर नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट टेक इट लाइटली।
अभी पिछले हफ्ते एक पेशेंट था, उसको 2 दिन से गैस हो रही थी, सब वो कह रहा है मुझे एसिडिटी है, मैं बार बार ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। व्हेन ही लैंडेड अप ही वाज ऑलरेडी लगभग ही ऑलरेडी उसको मैसिव एमआई हो चुका था ऑलरेडी। ही वाज टू लेट एक्चुअली। तो एक दिन पहले आ गया होता तो कुछ हो सकता, तो हो जाता। सो दीज थिंग्स हैपन। थोड़ा अवेयरनेस जरूरी है कि पेन किस तरह का है, क्या क्वालिटी है, कितना कहाँ रेडिएट कर रहा है, कैसा जा रहा है, इंटेंसिटी क्या है, उसके साथ क्या सांस फूल रही है, क्या उसके साथ पसीना आ रहा है, कैसा फीलिंग हो रही है। तो वो सब बातें आप थोड़ा एक किसी डॉक्टर से फोन पे भी बात करेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड। और नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। रोज टू रोज अगर है भी, अगर चला जाता है पेन बहुत अच्छा है, बट अगर परसिस्ट करता है, इस वर्थ कंसल्टिंग ए डॉक्टर, एक बार दिखा जरूर लेना चाहिए। लाइटली ये समझ के कि नहीं ये तो गैस का ही पेन है और गड़बड़ हो जाती है। बस यही है मेरा मैसेज। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथड डॉक्टर राजीव की किसी भी पेन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। हमें समझना है कि हमारा पेन किस वजह से आ रहा है। बहुत सिंपल चीज है हार्ट का पेन समझने के लिए। हमारे पास आजकल बहुत सारे पेशेंट, यंग पेशेंट बहुत आते हैं, वो दिन भर काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो जब खाली बैठे हैं उनको पेन प्रिकिंग सेंसेशन आ रहे हैं कहीं भी बॉडी में। वो जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना जरूरी है। बट अगर कोई भी चीज पेन एक्सर्शन करने पे आ रहा है तो वो हार्ट का होने का चांस ज्यादा होता है। तो ये समझना जरूरी है कि जब आप तेज दौड़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बैठे बैठे हल्का फुल्का पेन हो रहा है तो उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन कोई भी ऐसा पेन जो ठीक नहीं हो रहा है और प्रॉब्लम दे रहा है, जनरली हम कहते हैं लोअर जॉ से लेके अम्बलाइकस तक हार्ट का पेन कहीं भी हो सकता है। तो इस बीच में कहीं भी पेन आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है और आप अगर ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है तो यू शुड बी कॉशियस। एक ईसीजी करा लें, एक ब्लड टेस्ट करा लें, एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ये बहुत जरूरी है। काफी सारे पेशेंट हमारे पास गैस्ट्रो में एडमिट होते हैं, पेन एब्डोमेन, जैसे डॉक्टर राजीव बताया कि पेन एब्डोमेन करके अल्टीमेटली हार्ट अटैक निकलता है, बट जल्दी वो काफी लेट हो जाता है। तो एक ईसीजी कराना, एक ब्लड टेस्ट कराना इज ए गुड आइडिया। जनरली ईसीजी में चेंजेस और ब्लड टेस्ट में चेंजेस 3 से 4 घंटे में आ ही जाते हैं। तो ये भी समझना जरूरी है कि आप इमीडिएटली पहुंच जाएंगे 5 मिनट में और टेस्ट नॉर्मल आ गए तो इसका मतलब नहीं है कि कोई खराबी नहीं हो सकती है। एक रिपीट जरूर कर लेना चाहिए 3 से 4 घंटे पे टू कंफर्म कि कहीं हम कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे। आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम डॉक्टर्स इनका जवाब दे चुके हैं कि दवाएं कब तक कंटिन्यू करनी है। डॉक्टर राजकुमार, एक क्वेश्चन है, इज देयर ए नॉन इन्वेजिव टेस्ट अवेलेबल टू डिटेक्ट ब्लॉकेज अदर देन एंजियोग्राफी? है ना, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि सीटी एंजियोग्राफी करा लें, पर सीटी एंजियोग्राफी आप कैल्शियम स्कोरिंग के साथ साथ में प्रोबेबिलिटी डेवलप करते हैं कि हाँ साहब इसकी एलएडी, एलसीएक्स या लेफ्ट मेन में क्या कहते हैं प्लाकिंग कितनी है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है तो आपको इन्वेजिव रेडियल कोरोनरी एंजियोग्राफी या जो भी एंजियोग्राफी करानी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टेंटिंग करना चाहते हैं तो हमें अल्टीमेटली इन्वेजिव पे जाना होता है। नॉन इन्वेजिव में हम केवल उन पर्सन्स को, उस कम्युनिटी को स्क्रीन करना चाहते हैं जो एट हाई रिस्क पे है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, डिस्लिपिडमिया है और सिम्टम्स है, तो उनको हम क्या कहते हैं स्क्रीन कर रहे हैं। और जिनके ऑलरेडी डायग्नोज केस है, जैसे ईसीजी में चेंजेस आते हैं, इको में रीजनल वॉल आता है, ट्रोपाई पॉजिटिव है, तो नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफी की कतई आवश्यकता नहीं है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब डॉक्टर राजकुमार ने दिया कि किस पेशेंट में हमें क्या टेस्ट करना है समझना जरूरी है। नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग इज फॉर कम्युनिटी, जिसको कोई सिम्टम नहीं है, जिसको इनिशियल सिम्टम लग रहे हैं लेकिन और कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री या हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बाकी सब टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट टू टेस्ट। द प्रॉब्लम विद नॉन इन्वेजिव टेस्ट इज कि इनकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी 70 to 85% होती है, 100% नहीं होती है। 15 से 20-25% में मिस कर सकते हैं, 15 से 20% में ओवर डायग्नोज कर सकते हैं। कभी कई हमारे पास यंग पेशेंट आती है, यंग फीमेल्स आती हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है बट टीएमटी पॉजिटिव आया हुआ है उनका। तो ऐसे पेशेंट जनरली फॉल्स पॉजिटिव होते हैं, बट डेफिनेटली एक बार पॉजिटिव आ गए तो हमें कंफर्म करना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू असेस कि पेशेंट का रिस्क कितना है। जिनको हार्ट डिजीज ऑलरेडी है या जिनके ईसीजी में चेंजेस ऑलरेडी आ रहे हैं या जिनको इको में चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम एक्सर्ट करा के हार्ट अटैक को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं उनको, और उससे कंफर्म भी नहीं हुआ कि आगे करना क्या है, देन हमें डेफिनेटली ट्रीटमेंट चाहिए। सीटी एंजियोग्राफी इज ऑल्सो ए गुड टेस्ट, बट अगेन इज टू रूल आउट कि मान लीजिए आपकी फैमिली में सबको हार्ट अटैक हुआ है, कुछ और हुआ है और आपकी एज हो गई है, आपको भी प्रॉब्लम है, बट आपको सिम्टम नहीं है, आप अपना रिस्क असेसमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीटी एंजियो अच्छी चीज है। बट सीटी एंजियोग्राफी के अंदर जो ब्लॉकेज 70% बताते हैं वो कभी 100 भी निकल सकता है, जो कभी 50 बताते हैं वो भी 90 निकल सकता है, कभी कभी जो वो 90 बताते हैं वो 20 भी निकल सकता है। तो सीटी एंजियो ऑल्सो गिव्स अस आइडिया कि ब्लॉकेज तो बन गए, बट वो ये नहीं बता पाती है कि कितना जरूरी है इसको करना और इसके लिए आगे हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। ये सब पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी ही करनी पड़ती है। तो हर एक लेवल के लिए डिफरेंट टेस्ट हैं। फॉलो अप में हम नॉन इन्वेजिव टेस्ट करते हैं कि स्टेंट लगाने के बाद की ब्लॉकेज तो नहीं कर रहे हैं स्टेंट, तो ईयरली हम फॉलो अप में स्ट्रेस नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग करते हैं उनके लिए, जैसे स्ट्रेस इको, टीएमटी,
ये सब टेस्ट इसके बाद में किए जाते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर मिस्टर सुभाष चंद्रा का। इन्होंने फिर से वही सवाल पूछा। आई थिंक डॉक्टर राजीव ने पहले भी आंसर दिया है। कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन कैन वीकन हार्ट और हार्म द बोन्स। आई थिंक ये हम पहले ही बता चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली दे आर वेरी गुड टॉलरेंट ड्रग्स। इनसे कभी कभी पेशेंट को मसल एक या पेन हो सकते हैं, हल्के पेन के लिए चिंता नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा पेन है, बहुत इंटॉलरेंट है कि बहुत वीकनेस हो रही है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देख पेशेंट अगर इन्होंने फिर सवाल पूछा है कि कब तक दवाएं कंटिन्यू करनी है, हमने साथ ही डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्टर राजीव, एक सवाल है मिस्टर महेंद्र सागर का कि क्या एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट ईसीपी करवा सकते हैं? तो क्या कहना चाहेंगे आप? ईसीपी कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, और एंजियोप्लास्टी के बाद भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, ईसीजी तो आप कर ही सकते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद। डेफिनेटली आप स्क्रीनिंग जब 3 महीने 6 महीने पे करते हैं ईसीजी करके, बट ईसीजी को पुराने ईसीजी से कंपेयर करना चाहिए। क्या चीज कोई नया डेवलप हुआ है? किसी को राइट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक है तो अभी भी है तो ठीक है। अगर नया ब्लॉक आया है तब उसकी वैल्यू बनेगी। और लेफ्ट वेंट्रल ब्लॉक है तो क्या चेंज हो गया है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या एक्सिस चेंज हुई है, क्या हाइपोट्रोफी नहीं था अब हाइपोट्रोफी आ गई है। तो कंपेरेटिव वैल्यूज की ईसीजी की ज्यादा है। एंड प्लस वी एक प्री एंजियो या प्री प्लास्टी ईसीजी हो और पोस्ट प्लास्टी ईसीजी हो, उससे कंपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सीरियल चेंजेस देखना जरूरी है। एक सिंगल उसकी वैल्यू इतनी नहीं बन पाएगी। बाकी आई तो थिंक सर मैं क्लियर नहीं कर पाया। वो पूछ रहे ईसीपी जो हम एडवांस एक्सटर्नल कंट्रोल करते हैं। ओके ईसीजी बहुत जरूरी बताया आपने। ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराने ईसीजी से कंपेयर करना बहुत जरूरी है। एक ईसीजी के बेस पर इसे नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी को समझना चाहिए कि अपना एक बेसलाइन ईसीजी अपने पास फोटोकॉपी करा के रखें, जो हमेशा फॉलोअप के लिए रहे। डॉक्टर देखिए राजीव, ईसीपी के बारे में बताइए। ईसीपी जो ये तो एक क्या कहते हैं, फैट समझ लीजिए, एक पब्लिसिटी स्टंट समझ लीजिए। कभी कोई किसी कंट्रोल ट्रायल में ये कभी साबित नहीं हो पाया है कि ईसीपी से आपका की कोलेटरल क्लियर कट बनी गए हो, या आपकी हार्ट का सीएडी रिवर्स हो गई हो, या किसी की एंजियोप्लास्टी या बाईपास बच गया हो। ऐसा कभी नहीं हो पाया है। थियोरेटिकली कहते हैं कि इससे थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं, कोलेटरल डेवलप कर देते हैं, लेकिन कोई एकेडमिकली और साउंड रिसर्च में, कोई कंट्रोल ट्रायल में ये कभी साबित नहीं हो पाया है कि। तो इट इज अ मनी स्पिनिंग गिमिक। आप लाख 50,000 खर्च करके खुश हो जाते हैं कि मेरे पैसे खर्च हो गए, कुछ ना कुछ हो गया होगा। कोई हार्म कुछ नहीं है, लेकिन आई फायदा थिंक इट्स ए कस्टमर वेरी को। इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर राजीव ने जो बताया, थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर देता हूँ। तो ईसीपी एक थेरेपी है जिसमें हम पाँव की नसों मसल्स के ऊपर, हाथ के ऊपर एक कफ बांध के उसको हार्ट रेट के साथ कंप्रेस करते हैं। सो हम लोग कहते हैं हमारी काफ मसल इज लाइक ए सेकंड हार्ट। सो जिस तरह के हार्ट फेलियर पेशेंट में हम कहते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, हार्ट पेशेंट में कहते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि लेग की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो वो एक हार्ट को थोड़ा सपोर्ट करती है। इसी कॉन्सेप्ट पे इसको बनाया गया था। बट जैसा डॉक्टर राजी ने बताया कि किसी भी थ्योरी, किसी भी रिसर्च में ये नहीं प्रूव हो पाया कि इससे कुछ हार्ट में कोलेटरल बेटर हो रहे हैं या कोई ब्लॉकेज कम हो जा रहे हैं। तो ये कहना कि ईसीपी इज रिप्लेसमेंट फॉर एंजियोप्लास्टी और बाईपास जैसा काफी लोग कर रहे हैं, डेफिनेटली बिल्कुल गलत है। इट्स कैन बी ऑफ माइनर हेल्प टू पेशेंट जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जैसे डॉक्टर राजीव ने बताया कि जो बिल्कुल एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं, उनको क्या करें। तो उनके लिए डाटा प्रूव हुआ है कि उन पेशेंट्स को ये कुछ बेनिफिट करता है कि अगर जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक्सरसाइज, एटलीस्ट एक्सरसाइज वाला जो बेनिफिट है उसका कुछ पार्ट ये उसमें दे सकता है। सो दिस इज काइंड ऑफ डूबते को तिनके का सहारा कंडीशन बोलते हैं हम इसके लिए, कि एक मिनिमम बेनिफिट ये आपको देता है। जैसे नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी, बट एंजियोप्लास्टी के बाद भी अगर आपकी पतली नसें हैं, बहुत डिफ्यूज डिजीज है, आपको फिर भी एंजाइना होता है और आप एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे खुद, या आपकी किसी वजह से एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, तो उन पेशेंट्स को इससे फायदा मिलता है। तो एक बहुत ही सिलेक्टेड ग्रुप को इससे फायदा होता है, तो उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि किसको इससे बेनिफिट होगा। तो जो लोग स्पेशली हार्ट फेलियर पेशेंट है, जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम इनिशियली कुछ टाइम के लिए दे देते हैं कि एक्सरसाइज एक बार स्टार्ट करने लायक उनकी बॉडी हो जाए, थोड़ा बेटर फील करेंगे, तो फिर वो अपने आप एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। जो आप खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं उनके लिए इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। अगला सवाल है साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टैटिन एंड एस्पिरिन। आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं। बीपी की दवाओं से क्या एलर्जी हो सकती है, एक सवाल पूछा है मिस्टर ओम प्रकाश ने। देखिए, एलर्जी किसी भी दवा से हो सकती है, बट बहुत रेयर होती है दवा से एलर्जी। 2-3% पेशेंट में होती है। अगर किसी से होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो दवा चेंज कर देगा, बहुत सी दवाएं अवेलेबल है। एक और सवाल है, एंजियोप्लास्टी वाज डन इन 2022, आई एम टेकिंग रोजुवास्टैटिन, इज देयर एनी साइड इफेक्ट्स? अगेन साइड इफेक्ट पे बहुत सारे सवाल है, बट आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं इसके। डॉक्टर सतीश भूषण है, उन्होंने एक सवाल किया है, कैन आई कंज्यूम अल्कोहल? आई थिंक दिस आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो डॉक्टर राजकुमार, अल्कोहल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे पेशेंट्स को? मैं तो खैर कभी एडवाइस नहीं करता, लेकिन आप अगर अल्कोहल लेना चाहते हैं तो ओनली मतलब उसकी क्वांटिटी हार्ट का फंक्शन के अकॉर्डिंग की, कार्डियोमायोपैथी में तो नहीं है, है ना। हार्ट मसल्स का लिवर फंक्शन आप चेक करा सकते हैं अपने, कहीं लिवर डिसऑर्डर तो नहीं है, फैटी लिवर तो नहीं है, तो अल्कोहल तो वैसे भी प्रेस्क्राइब नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ लोग मेरे कुलीग प्रेस्क्राइब करते हैं रेड वाइन, है ना, 30 to 40 ml, है ना, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने लिवर फंक्शन टेस्ट और आपके रीनल फंक्शन टेस्ट ये कराने चाहिए उस लेने से पहले। अगर फैटी लिवर है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज ऑलरेडी हो रखी है, तो क्या करेंगे आप लेके? डॉक्टर राजीव, आपका क्या कहना है अल्कोहल के बारे में? अल्कोहल देखिए, इसके बड़े कंट्रोवर्शियल ट्रायल्स हैं, इसीलिए मैंने कहा सबके ओपिनियन लेने चाहिए। देखिए इंटरआर्ट स्टडी, स्विट्जरलैंड में इंटरआर्ट स्टडी बहुत फेमस ट्रायल हुआ था। उन्होंने ये प्रूव करा कि जो लोग बहुत मेजर्ड क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं उनकी लॉन्जेविटी थोड़ी ज्यादा है और हार्ट अटैक थोड़े कम होते हैं, बट वो डुप्लीकेट नहीं हो पाई किसी दूसरी ट्रायल से। तो नेट रिजल्ट ये है, अगर आपका लिवर हेल्दी है तो आधा से एक पेग आप ले सकते हैं एक कंट्रोल तरीके से, मतलब मेजर्ड तरीके से। बहुत से लोग लेते हैं इतना, और लेकिन प्रॉब्लम लिवर को जो उसको झेलने की शक्ति होती है वो आधा और एक पैक की होती है। इंडियन लिवर को, फॉरेन लिवर है वो 2 पैक तक झेल जाता है, लेकिन इंडियन लिवर थोड़ा कमजोर होता है। तो एक पैक अल्टीमेट है अगर आप लेना चाहें तो। और वो भी आप, इट डजेंट मैटर, बहुत से लोग कहते हैं मैं तो एक हफ्ते पीता नहीं हूँ, संडे को ही पीता हूँ इकट्ठा, तो मैं 5 पैक पी जाता हूँ। तो वो वैलिड नहीं है। आप चाहे साल में एक बार पीजिए, चाहे महीने में एक बार पीजिए, आप एक पैक ले लीजिए एक मेजर्ड क्वांटिटी में, इट्स लाइक टॉनिक में भी, तो दैट विल डू। वो जरा मुश्किल काम है हिंदुस्तान के सेटअप में। हम 4 यार जब बैठ जाते हैं तो 4 यार बैठेंगे तो एक, अरे यार तुम तो क्या एक पे, अरे यार ये वो दिस दैट, डॉक्टर तो कहते रहते हैं दिस दैट। सो बड़ा प्रॉब्लम है। एक फौजी आदमी है मेरे पास, कई फौजी पेशेंट्स हैं, दे रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, दे बड़ी स्ट्रिक्ट, वो कह रहे मैं आधा पैक लेता हूँ शाम को डिनर के पहले, आधा पैक नाप के लेते हैं 25 ml। तो ठीक है, दैट इज ए मेडिसिन, तो उसमें क्या कुछ दिक्कत नहीं है, बट क्वांटिटी का ही सारा चक्कर है। क्वांटिटी आदमी अगर नहीं कंट्रोल, वही फूड में भी वही है, पोर्शन साइज का बहुत इंपॉर्टेंस है, अल्कोहल में भी पोर्शन है। और आपको लिवर डिजीज है, अगर आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज पहले से है तो इट इज बेस्ट अवॉइडेड। अगर आपका लिवर ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, खाली फैटी लिवर में प्रॉब्लम नहीं है, फैटी लिवर तो इंडिया के 60% लोगों को है, तो फैटी लिवर से घबराने की बात नहीं है। और डायबिटिक है तो 90% चांस को फैटी लिवर होगा। लेकिन मैं तो अगर अपने मरीजों लिवर को गर्म फंक्शन पानी ठीक पिलाता है हूँ। जी, अगर लिवर फंक्शन ठीक है आपके, तो आप मॉडरेशन में ले सकते हैं, और डोंट मेक इट ए हैबिट। कभी कभार लेना है आप, लेकिन लेना आधा ही एक पैगी है बस, दैट्स इट। लेकिन हैबिट बनने में देर नहीं वेरी लगती है बॉस। इंपॉर्टेंट थिंग कि अल्कोहल उतना बुरा नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं लेना है। तो आपका मैक्सिमम अलाउड, जैसे अक्सर बताया कि एक से आधा पैक है, और आइडियली हार्ट के लिए हम कहते हैं कि आप डेली ले सकते हैं, बट हम लिवर के लिए कहते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन ले, से ज्यादा ना लें, एटलीस्ट एक दिन लिवर को दें रिजनरेट करने के लिए। अगला सवाल है, इज इट करेक्ट दैट स्टैटिन मेक लिथार्जी? आई थिंक ये हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत माइनर मसल सिम्टम हो सकते हैं, बट दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट कि उसके लिए आप दवा खाना बंद कर दें, बिकॉज दोबारा हार्ट अटैक्स होने से अच्छा है हल्का सा मसल वीकनेस को झेल लें। वाटर टेंशन इन हर लंग्स, वी डू नॉट। सो एंजियोप्लास्टी के बाद एक सवाल है कि वाटर टेंशन हो रहा है लंग में। आई थिंक दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम आवर टॉपिक, बट वाटर टेंशन उन्हीं को होता है इनका हार्ट वीक है। तो जिनका हार्ट वीक है उनको डेफिनेटली रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ेगा डॉक्टर्स के, और डॉक्टर चेकअप करके बताएंगे कि कितना हार्ट में करेक्शन है। उसके बहुत से तरीके हम इको करके बता सकते हैं, हम ब्लड टेस्ट होता है एंटी प्रोबियन उससे बता सकते हैं, हम एक्सरे से बता सकते हैं। बट इसके लिए कुछ ना कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, पेशेंट के सिम्टम असेस करने पड़ेंगे। यही एक तरीका है पता लगाने का कि वो लंग में वाटर है कि नहीं है। मिस्टर आनंद बंसल ने एक सवाल किया है, हिस्ट्री ऑफ एएफ है और पीटीसीए हुआ है, एपिक्सापान भी ले रहे हैं, क्लोपिडोग्रेल भी ले रहे हैं, तो एस्पिरिन लेने की जरूरत तो नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर राजीव, आप क्या कहेंगे कि जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन भी है और पीटीसीए भी हुआ है, कौन कौन सी एक्चुअली ये दवाएं तो, उसको कब तक खानी चाहिए हाँ ब्लड थिनर? जी, ये तो बहुत हाई रिस्क केस है एक्चुअली। एंड एट्रियल फाइब्रिलेशन कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन जैसे सेरेब्रल एम्बोलिज्म वगैरह प्रदान कर सकता है। तो कायदे में अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या आपको कुछ वैसी प्रॉब्लम है, तो आजकल वी हैव डीओएसी, आजकल नए वाले एंटीकोगुलेंट आ गए। एप्सिक्सिबैन इज ए वेरी गुड चॉइस। अगर एस्पिरिन इंटॉलरेंस है या एस्पिरिन से आपको कोई ब्लीडिंग, जीआई ब्लीड हो चुकी है, तो एप्सिक्सिबैन इज ए स्लाइटली सेफर ऑप्शन। लेकिन आपको लेना तो पड़ेगा ही कोई ना कोई एंटीकोगुलेंट, बिकॉज वैसे भी पीटीसीए में लेना ही चाहिए। और हैविंग एट्रियल फाइब्रिलेशन इज इवन मोर वर्स। इनफैक्ट एक बहुत से, अगर हाई रिस्क ज्यादा है आपका है और भी रिस्क फैक्टर ज्यादा है कि आपको कभी एम्बोलिज्म की हिस्ट्री हो चुकी है, तो 2 ड्रग कंबाइन भी करे जा सकते हैं। मे बी यू कैन कंबाइन एस्पिरिन एंड एप्सिक्सिबैन, बट थोड़ा सा ब्लीडिंग रिस्क हल्का सा बढ़ता है, बट दैट कैन बी डन। और एस्पिरिन हटा के हम लोग खाली एप्सिक्सिबैन भी दे सकते हैं, और क्लोपिडोग्रेल भी दे सकते हैं एस्पिरिन की बजाय अगर जरूरत पड़ती है, बट यू डेफिनेटली नीड एंटीकोगुलेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
डॉक्टर साहब ने बताया जैसा आपको, तो नॉर्मली आजकल हम ये कहते हैं कि फर्स्ट वीक के लिए एस्पिरिन भी देना जरूरी है, एक वीक के बाद एस्पिरिन बंद कर सकते हैं। क्लोपिडोग्रेल जनरली 3 to 6 मंथ्स हम देते हैं, उसके बाद उसको भी बंद कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसके 6 मंथ के जनरली बंद कर देते हैं। उसके बाद खाली एक ही दवा दे देते हैं जो एपिक्साबान होती है, तो उससे काम चल जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है, इतना काफी होता है। बट डेफिनेटली इस सब के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें कि कौन सी दवा कब बंद करनी है। एक सवाल है कि बीटा ब्लॉकर लेना जरूरी है, तो डेफिनेट ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, ये अपने डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या लेना है। आई थिंक मुझे एक्सरसाइज, एक और सवाल है कि अगर आपको नी जॉइंट में प्रॉब्लम है, आप एक्सरसाइज कैसे करें? तो डॉक्टर राजीव बताएंगे ऐसे पेशेंट जिनको नी प्रॉब्लम है, वो हार्ट पेशेंट भी है, उनको एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है, वो चल नहीं पाते हैं, क्या करें? एक अच्छी एक्सरसाइज इन लोग के लिए, जो आप बाइसिकल होती है स्टेशनरी बाइसिकल, एक्सरसाइज वाली बाइसिकल जो आती है स्टेशनरी, उसको बिल्कुल लूज करके, उसको हार्ड हाई पे नहीं रखना है, बिल्कुल लो पे करके बिल्कुल लूज चले, वो आप कर सकते हैं। दैट विल आपका नी पे भी लोड नहीं पड़ेगा और नी पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। दैट इज अ गुड एक्सरसाइज। और बाकी आप नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप ड्रिल वगैरह है, कोई भी फिजियोथेरेपी समझा देगा, वो भी कर सकते हैं। बट बाइसिकल सबसे आसान है। एक बाइसिकल साइकिल वाली एक्सरसाइज वाली बाइसिकल आती है आजकल, उसको एकदम ज्यादा उसमें प्रेशर मत करिए, बिल्कुल लूज, जितना एकदम लूज हो सकता है करके, और उसको चलाइए 20-25 मिनट। यू कैन डू दैट, इट विल हेल्प योर नी ऑल्सो, और आपका उसमें भी आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगी। एक सवाल है कि टीएमटी रिपोर्ट पॉजिटिव आया था बट इको एंड ईसीजी नॉर्मल है, आगे क्या करना चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ा मिसनोमर है कि ईसीजी को नॉर्मल है तो हमें हार्ट में प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर राजकुमार क्या बताएंगे कि क्या करना चाहिए ऐसे पेशेंट को? नहीं, ईसीजी को सेंसिटिविटी आपने पहले ही बताया कि 50% होती है। और टीएमटी क्या कहते हैं, स्ट्रेस टेस्ट है, अगर वो पॉजिटिव आया है तो आपको अपने आगे प्रोसीड करना चाहिए एंजियोग्राफी के लिए, कोरोनरी इवैल्यूएशन कराने के लिए। आप स्ट्रेस को भी करा सकते हैं, स्ट्रेस को एंजियोग्राफी करा सकते हैं, क्योंकि ईसीजी में बी नॉर्मल और टीएमटी पॉजिटिव, इट मे बी, बट यू हैव सीएडी। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, ऑडियो। डॉक्टर राजीव अगला सवाल है फेरिटिन, सीरम फेरिटिन के बारे में कि हार्ट पेशेंट्स का अगर आयरन कम है और हीमोग्लोबिन कम है तो उन्हें क्या करना चाहिए, और क्या ये एप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है? आई जी थिंक थोड़ा सा हेमाटोलॉजी से related सवाल ज्यादा हो गया है, बट आई थिंक आयरन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डॉक्टर राजीव आयरन के बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, ऐसा है, अगर एनीमिक रिसेंटली डेवलप्ड एनीमिया है, पहले नहीं था, अब हुआ है, तो आपको एक ब्लीडिंग का कॉज ढूंढना पड़ेगा। कहीं पाइल्स तो नहीं है, कहीं जीआई ब्लीड तो नहीं हो रही है, अगर एस्पिरिन चल रहा है तो वो देखना पड़ेगा, अगर रिसेंट है तो। अगर बहुत दिनों से चल रहा है, क्रॉनिक एनीमिया टाइप का है, तो न्यूट्रिशनल भी हो सकता है। इंडिया में काफी कॉमन है, लेडीज में तो मेंस्ट्रुअल लॉस से हो सकता है, और न्यूट्रिशनल तो काफी कॉमन इंडिया में है ही। आयरन जरा हम लोग ग्रीन वेजिटेबल इतना नहीं खाते हैं। और हार्ट क्या, हेमोग्लोबिन कम होने से हार्ट ज्यादा लोड लेता है, तो हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ता है, तो हेमोग्लोबिन अच्छा होकर हार्ट को पंप करने में आराम रहता है। तो आजकल आईवी आयरन की प्रिपरेशन आते हैं, एंड दे आर वेरी इजी टू एडमिनिस्टर। आजकल हम लोग कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी होने से आप आईवी आयरन दीजिए, 2 से 4 ग्राम आप आईवी आयरन, डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। उससे बड़े आसानी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आयरन की कमी आईवी आयरन से बहुत अच्छी कवर हो जाती है। और आयरन से जब आपका हेमोग्लोबिन बेटर हो जाएगा, आपका हार्ट अच्छा लोड लेगा, आपके सांस फूलना, घुटन, वाटर रिटेंशन, सब में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, हार्ट फंक्शन काफी इंप्रूव हो जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बेसिक ट्रीटमेंट्स फॉर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का अगर आपका हेमोग्लोबिन अगर 12 भी है तो भी वर्थ करेक्टिंग। आप 12 से अगर 13 कर लें हेमोग्लोबिन को, 13.5 करें, यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट। तो आईवी आयरन इज अ वेरी गुड थिंग विच इज हैपेंड। और अब एक्सपेंसिव भी नहीं रहा, जेनरिक आ गए, बहुत सस्ते हो गए। पहले थोड़ा महंगा इंजेक्शन होता था, तो बहुत सस्ता है, आपको 1,500 रुपये में मिल जाता है इंजेक्शन, वेरी चीप। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल एक और आया है, कैन स्टेंट बी रिमूवेबल? तो ये आई थिंक एक बहुत मिसनोमर है। एक बार जब हम स्टेंट लगा देते हैं तो उसको हम निकाल नहीं सकते हैं, बट उसको निकालने की जरूरत भी नहीं होती है, बिकॉज उसको बॉडी एक्सेप्ट कर लिया है अगर, तो उसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग काम करता रहता है। जीवन आप नॉर्मल हो गए हैं तो भी उसको निकालने की जरूरत नहीं है, बट दवाएं आपको लाइफ लॉन्ग खानी होती हैं। एक सवाल आया है, ऑपरेशन के बाद अभी भी चेस्ट में पेन होता है, वो वाल्व सर्जरी का ऑपरेशन हुआ है, आई थिंक हम एंजियोप्लास्टी की बात ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पे, बट डेफिनेटली जब कट लगा है तो हल्का फुल्का पेन उस जगह पे आ सकता है। अपने डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जिन्होंने बाईपास किया वो ज्यादा अच्छे से इसको बता पाएंगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ सवाल का हम जवाब दे चुके हैं। एक ही चीज रह गई, डॉक्टर चंदा भी बात कर रहे थे अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटीज। एक सवाल है होता है कि क्या सेक्सुअल एक्टिवेशन कर सकता है। एक और सवाल पूछा किसने कि क्या डेडालाफिल ले सकते हैं? डॉक्टर राजकुमार आप बताएंगे। हाँ, ये फास्फोडाइस्टेस इनहिबिटर है। जो लोग नाइट्रेट्स ले रहे हैं
और वो टेडलफिल साथ में लेते हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही ब्लड प्रेशर कम करते हैं। कभी कभी इतना प्रेशर लो हो जाता है तो उनको ब्लाइंडनेस, चक्कर आना, वीकनेस होना, सिंकपी होना, ये सब होता है। मेरे कई सारे पेशेंट हैं जो विदाउट इन्फॉर्मिंग मी ये सब ड्रग लेते हैं और बाद में कहते हैं सर आपकी दवाई से चक्कर आ गए। तब उनसे पूछते हैं कि क्या रात को दवाई खाई थी कुछ सेलिब्रेशन की? हाँ सर गोली खाई थी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने डॉक्टर को फ्रेंकली बात करें इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर आदमी सेलिब्रेट करना चाहता है। और कुछ बीपीएच के पेशेंट होते हैं, ब्रेन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, उसमें भी हम टेडल्फिल यूज करते हैं 5 मिलीग्राम पे, है ना, फ्लो मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए अपनी दवाई ऑप्टिमाइज करानी चाहिए। जिन लोगों को नाइट्रेट चल रही है एक साथ टेडल्फिल नहीं खानी चाहिए, और जिनको नाइट्रेट नहीं चलिए टेडल्फिल डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए कि उसको कितनी डोज लेनी है। क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, जैसे आपने डाययूरेटिक दिया या अलग मेडिसिन जी जो आपको हीमोडायनेमिक को ऑल्टर कर रही है, मतलब हार्ट रेट को कंट्रोल कर रही है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही है। आप टेडाफिल भी वही हीमोडायनेमिक मॉड्यूलेटर है, तो अपने डॉक्टर को संज्ञान में लेकर के ये दवा लेनी चाहिए। पर हार्ट पेशेंट जो यूजली होते हैं, कुछ पेशेंट ले सकते हैं जिनका इंजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, जिनका इंजेक्शन फ्रैक्शन लो है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका सब ऑप्टिमल डोज में ले सकते हैं। I think it was a nice discussion. और अब टाइम खत्म हो रहा है, तो आई वांट टू हैव क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम ऑल माय कलीग्स। डॉक्टर राजीव, क्लोजिंग रिमार्क में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है अलर्ट रहिए, सावधानी। जैसे सड़क पार करते हैं तो आपको डर रहता है कि ट्रक आपको अंदर ना, आप दोनों तरफ सड़क में देखते हैं, दाएं बाएं देख के चलते हैं, यू आर ऑलवेज अलर्ट। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सो यू हैव टू बी केयरफुल। 40 ईयर्स के पार करने के बाद आप एक एनुअल 2 साल बाद 3 साल बाद चेकअप करते रहिए, और जो पेशेंट है उसका एनुअल चेकअप तो मस्ट ही है, प्रॉब्लम है तो 6 महीने में भी कराइए। स्टे अलर्ट, स्टे क्लोज टू योर डॉक्टर। डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। डोंट ट्राई टू अवॉइड द डॉक्टर, आप डॉक्टर से सलाह लेते रहिए। एंड ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, एक्सरसाइज हेल्दी एंड बी हैप्पी। आपका मानसिक संतुलन भी बहुत जरूरी है। आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो ये सब एडवर्स चीजें हैं। अच्छे ख्याल लाइए दिमाग में, अच्छी बातें करिए, अच्छी चीजें सोचिए। सो स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राजकुमार हमें एक स्पिरिचुअल लेक्चर की डोज पहले दे ही चुके हैं, तो उसको लेते हुए आई थिंक लिव हेल्दी, ईट हेल्दी, बी हेल्दी and stay close to your doctor. That is my advice. Don't neglect anything. I think very Don't good take advice. anything lightly. Yeah. डॉक्टर राजकुमार, आप भी कुछ स्पेशल एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा सर, डॉक्टर प्रवीण चंद्र सर, डॉक्टर नगेन सिंह चौहान, और मैं आपके अंडर में वर्क भी कर चुका हूँ प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में। और एज ए फैमिली फिजिशियन और पेरिफेरल फिजिशियंस वी नीड सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कनेक्ट टू द सोसाइटी, डायरेक्ट कनेक्ट टू द फैमिली ऑफ हार्ट पेशेंट, डायरेक्ट कनेक्ट टू द अवर फैमिलीज ऑल्सो। सो ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और वीकली, बाई वीकली, फोर्टनाइटली होने चाहिए। और पेरिफेरल डॉक्टर्स को, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स है उनको भी जोड़ना चाहिए, और अदर पैथी के डॉक्टर उनको भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव एरा है। और सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, और लाइफ सेविंग भी है। कोविड टाइम में हमने इसी मीडिया के द्वारा कई लोगों की जान बचाई थी, और मैं समझता हूँ कि इस वेबिनार के द्वारा, जो मीडिया के वेबिनार आज ऑर्गेनाइज किया है, कई लोगों की भ्रांति दूर हुई होगी, शक दूर हुए होंगे, और खुशी उत्पन्न हुई होगी। कम से कम वो लोग तो बड़े खुश रहे होंगे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अपनी बातें सोचते हैं और परिवार में रहना चाहते हैं। Thanks to all. I want to thank Dr. Rajiv and Dr. Rajkumar for wonderful talk. I think it was very informative for all of our patients, and we have to understand that heart is an important organ. इसको हमें संभाल के रखना है। जो बीमारी हुई है ये ट्रीटेबल नहीं है, क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है। तो क्योर नहीं हो सकती तो दोबारा आ सकती है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे, फॉलो करेंगे, अपने पैरामीटर्स को चेक करते रहेंगे, तो अपने आपको फ्यूचर में इससे बचा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन रेगुलर फॉलो अप, टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें, दिखाते रहें, बट हेल्दी रहें और खुश रहें। ये ना सोचें कि हम हार्ट पेशेंट हो गए तो अब हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हार्ट पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीते हैं ज्यादातर। सो विद दिस we want to conclude this discussion. Definitely we'll start again a discussion by in the next session. So this is a regular discussion. You should all join this for regular knowledge about heart. So with this I want to thank Medanta also for organizing this wonderful meeting. And I want to thank Dr. Rajiv and Rajkumar for their valuable time. Thank you. Thank you.